नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। कश्मीर फाइल से बौखलाई महबूबा मुफ्ती, बोली कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही मोदी सरकार, जख्मों को फिर कुरेदा। कांग्रेस के G23 नेताओं का हार पर मंथन, पार्टी नेतृत्व पर फिर उठाए सवाल, बोले सामूहिक और समावेशी नेतृत्व व्यवस्था अपनाई जाए। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन, कर्नाटक में बुलाया बंद, बोले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। भारत ने टीवी चैनल की जारी की रेटिंग लिस्ट, रिपब्लिक के तीनों चैनल बने भारत के नंबर 1, सभी को पीछे पछाड़ा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका, विपक्ष के साथ आया सहयोगी दल, गिर सकती है इमरान की सरकार। सबसे पहले बात दी कश्मीर फाइल्स फिल्म की। ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां कर रही है। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन दी कश्मीर फाइल से विरोधियों को लगातार मिर्ची लग रही है। अब महबूबा मुफ्ती बौखलाते हुए कह रही हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रही है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है, उससे उनके खराब मंसूबे सामने आ गए हैं। पुराने जख्मों पर मरहम लगाने और दो समुदायों के बीच बेहतर माहौल बनाने की जगह वो उन्हें अलग कर रही हैं। दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री ने एक लेटर ट्वीट कर शेयर किया है। इसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उस वक्त कश्मीर के हिंदुओं को किस तरह धमकाया जा रहा था। डॉक्टर साहब, क्यों महबूबा मुफ्ती इस तरह से बौखला गई हैं? देखिए, इनकी चोरी पकड़ गई है, इनकी हकीकत, इनका काला चेहरा, इनकी काली करतूतें वो दुनिया के सामने आ गई हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर महबूबा मुफ्ती हो, ये तमाम सेकुलर पार्टियां ये कह रही है भाई कम्युनलिज्म को फैलाया जा रहा है। अजीब व गरीब तर्क है ये। तर्क क्या, ये तो कुतर्क है कि कश्मीरियों को मारा जाए, उसको भगाया जाए, बलात्कार हो, निर्मम हत्या की जाए, तो वो सेकुलरिज्म है। और उन घटनाओं को अगर कोई दिखाए तो वो कम्युनलिज्म है। ये कहाँ की दलील है? हकीकत ये है कि ये सब, चाहे वो मुफ्ती ख़ानदान हो, अब्दुल्ला ख़ानदान हो, गांधी परिवार हो, तमाम सेकुलर जमातें हों, ये सब के सब कश्मीरी हिंदुओं के गुनहगार हैं। और जब इन लोगों ने 32 साल तक इस हकीकत को दबा कर रखा, एक फिल्म आती है जो इस हकीकत को दुनिया के सामने उजागर कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। बहुत ही शर्म की बात है कि माफ़ी मांगने के बजाय ये लोग कुतर्क कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि आज जब हिंदुओं पर अत्याचार की इस कहानी को फिल्म के जरिए बयां किया गया है, तो ये विपक्षी दल अब इसमें भी अपनी राजनीति का रास्ता खोज रहे हैं। अगली खबर, हार से बौखलाई कांग्रेस पर। 5 राज्यों में हुए चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे G23 के नेताओं ने एक बार फिर गुलाम नबी आजाद के घर बैठक की, जिसके बाद नेताओं ने कहा कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए अच्छा विकल्प जरूरी है। कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों से बात करे। हम कांग्रेस से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विश्वसनीय विकल्प के लिए राह तैयार करने को लेकर समान विचारधारा वाली ताकतों के साथ बातचीत शुरू करने की मांग करते हैं। सभी स्तरों पर सामूहिक, समावेशी नेतृत्व और निर्णय लेने के मॉडल को अपनाना कांग्रेस के लिए एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर साहब, क्या G23 नेताओं का ये जो विकल्प तैयार करने की कोशिश है, ये मोदी सरकार को हरा पाएगी 2024 के चुनाव में? पहले तो ये तय हो जाए कि वो कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। कलेक्टिव एंड इंक्लूसिव लीडरशिप, ये क्या मांग कर रहे हैं, इनको खुद मालूम नहीं है। भाई, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अब तक इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये किसी अलग दुनिया में जी रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को हटाया जाए। राहुल गांधी को क्यों हटाया जाए? क्योंकि राहुल गांधी ने इन G23 लीडर्स को बाकायदा कांग्रेस में अलग कर दिया, दरकिनार कर दिया है इन लोगों को।
इनसे पूछ के कोई बातचीत नहीं होती, कोई फैसला नहीं होता। जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनती तो G23 का कोई शख्स उसमें होता नहीं। हालांकि वो ये बात कह रहे हैं कि हम एक अल्टरनेटिव और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो भाई सच तो आप बताएंगे। इस कहानी के पीछे आपको मैं इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। पहले जो मीटिंग जिससे खबर आई है कि गुलाम नबी आज़ाद के घर पे होनी है, पहले ये तय हुआ था कि ये कपिल सिब्बल साहब के घर में होगी। अब तय हो गया, सब कुछ बातचीत हो गई, लेकिन कल उन्होंने अलग राग अलाप दिया। उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ भी 2-3 बयान दे दिए। अब गांधी परिवार के खिलाफ उन्होंने बयान दे दिए तो अब कपिल सिब्बल के घर कोई आना नहीं चाह रहा था। ये कलेक्टिव और इंक्लूसिव लीडरशिप खोज रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हैं, या फिर ये माँ बेटे के बीच में लड़ाई करवाने में जुटे हुए हैं। ये G23 के लोग वही हैं जो सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के हिस्सा थे। सोनिया गांधी इनसे बातचीत करके, सोनिया गांधी इन्हीं लोगों के जरिए राजनीति करती थी। लेकिन जैसे ही ये पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सोनिया गांधी से हटके वो राहुल गांधी के पास गया, राहुल गांधी को लगा ये सब डेडवुड है, किसी काम के नहीं है, कांग्रेस पार्टी हारती है या कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है तो इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। साथ ही साथ राहुल गांधी की दूसरी गलती ये हुई कि उन्होंने वामपंथियों को अपने आसपास बिठा लिया। तो अभी कांग्रेस पार्टी में चिंतन मनन तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये लोग कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के रहते हुए किसी अहम भूमिका में नहीं होंगे। कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, मालूम चलेगा कि G23 में बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, कुछ लोग दरकिनार हो जाएंगे, कुछ लोग इसी तरीके से अपनी डफली, अपना राग बजाते रहेंगे। कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं संभव है। जी बिल्कुल, मतलब साफ है कि G23 नेताओं को जिस तरह से दरकिनार किया गया है उसके बाद अब कांग्रेस में विद्रोह बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब बात हिजाब विवाद पर। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने कर्नाटक बंद बुलाया है। राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिए गए हैं कि बंद में शामिल रहें। मुस्लिम नेता सगीर अहमद ने बाकायदा मौलानाओं के साथ बैठक की और बंद बुलाया। इस दौरान बैठक में कहा गया कि अदालत के इस फैसले से किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत है। इसके लिए कांग्रेस नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल से बात हो चुकी है। डॉक्टर साहब, जब कोर्ट का फैसला आ चुका है, हाई कोर्ट में कह दिया गया है कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी जाएगी, तो फिर ये लोग कुछ भी उससे ऊपर कर रहे हैं। देखिए, ये लोग अपनी मन मर्जी से इस देश को चलाना चाहते हैं। चूंकि ये एक वोट बैंक है, इसलिए ब्लैकमेलिंग हो रहा है। कहाँ है वो लोग जो कह रहे थे भाई संविधान को बचाने के लिए शाहीन बाग? ये सब वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो लोग शाहीन बाग में थे, जो संगठन शाहीन बाग के पीछे था, जहां से शाहीन बाग की फंडिंग हो रही थी, वही सारे लोग इस हिजाब विवाद में भी पीछे से अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ तो कहते भाई कि हम तो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बनाई गई संविधान है उसको बचाना है। हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानो तो संविधान कैसे बचेगा? और सरकार भी बिल्कुल पंगु नजर आ रही है। हाईकोर्ट का फैसला आ गया, उसको अक्षरशः लागू कराने की जरूरत है। और इस तरह के जो उपद्रवी तत्व हैं जो हाईकोर्ट के डिसीजन के ऊपर बंद करवा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको बाकायदा कानून के हिसाब से डील करना चाहिए। कानून तोड़ने का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें सज़ा देने की आवश्यकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला आ गया कि हिजाब अलाउड नहीं रहेगा इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तब फिर ये क्या करेंगे? तब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी करेंगे हंगामा। तो ये देश कहाँ जाएगा? ये पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेलिंग, इसमें लक्ष्मण रेखा लगाने की ज़रूरत है। लेकिन हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सब अपने वोट के मुताबिक अपने इंटरेस्ट को देखते हुए वो डिसीजंस लेती है। और यही वजह है कि ये खामखा किसान आंदोलन चलता रहा, लेकिन बीजेपी को लगा कि वोट बैंक असर कर जाएगा, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्पात मचता रहा, तिरंगे का भी अपमान हो गया, लाल किले के प्राचीर को भी इन लोगों ने अपवित्र कर दिया।
लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो कभी न कभी लक्ष्मण रेखा तो ड्रॉ करना पड़ेगा और इस तरह के तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। यानी कि हिजाब की आड़ में जो लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ये समझ लें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो भी होगा वो शरीयत के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से होगा। अगली खबर टीवी चैनलों की टीआरपी पर। बार्क ने अक्टूबर 2020 के विवाद के बाद टीआरपी रेटिंग को निलंबित कर दिया था। काफी लंबे वक्त के बाद अब उन्होंने फिर से रेटिंग शुरू कर दी है, जिसमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इतिहास रच दिया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के रूप में उभरा है। नेटवर्क के तीनों चैनल रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक बंगाल को अपनी अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बार्क की लिस्ट में रिपब्लिक नेटवर्क नंबर 1 पर आया है, तो क्या उद्धव सरकार ये झटका हजम कर पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रेटिंग्स तो आ गई हैं, लेकिन हिंदी चैनलों में अलग रेटिंग है, इंग्लिश चैनलों में अलग रेटिंग है और रीजनल चैनल्स की अलग रेटिंग है। जहाँ तक बात हिंदी चैनल्स की है तो उसमें जो नंबर 1 इस वीक आया है वो TV9 भारतवर्ष है, दूसरे नंबर पे आज तक है और तीसरे नंबर पे रिपब्लिक है। और जहाँ तक बात अंग्रेजी चैनल की है तो उसमें रिपब्लिक बहुत ही आगे है, उसकी रेटिंग जो है 40% से ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे टाइम्स नाउ है जो 19% व्यूअरशिप लेकर के सेकेंड पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे इंडिया टुडे है और उसके बाद बाकी सारे चैनल्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हर चैनल आप आज तक खोलेंगे तो आज तक वाले भी कह रहे हैं कि हम नंबर 1 हैं। आज तक वाले क्यों कह रहे हैं कि हम नंबर 1 हैं? क्योंकि वो पिछले 1 महीने का जोड़ के बता रहे हैं कि भाई हम नंबर 1 हैं। इस वीक की जहाँ तक बात है तो हिंदी चैनलों में TV9 जो है वो नंबर 1 स्थान पे है। अब मसला ये रेटिंग का नहीं है, ये खबर कि क्यों नंबर 1 है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस सप्ताह ये आगे है तो अगले सप्ताह कोई और आगे हो जाएगा। यहां बात क्रेडिबिलिटी की है और मीडिया के अंदर, टेलीविजन चैनलों के अंदर एक जो वॉर, जो एक फर्जी टीआरपी स्कैम के नाम पे शुरू किया गया था। बात समझिए, तमाम टेलीविजन चैनल वालों ने अर्नब गोस्वामी को बिल्कुल खत्म करने के लिए इन लोगों ने साजिश रची, सब कुछ बंद करवा दिया। उनको जेल जाने के बाद सारे लोग यहां खुशियां मना रहे थे और इसलिए ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है कि जब वो वापस आया और तब तक तो ये टीआरपी रेटिंग का सिस्टम ही इन लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन उसके बिना मार्केटिंग तो होगी नहीं, एडवर्टीजमेंट आएगा नहीं, तो ये मजबूरी है उनको कि रेटिंग लाना। और जब रेटिंग आती है तो उसमें मालूम चलता है कि रिपब्लिक जो है अंग्रेजी उसका वो नंबर 1 पे चल रहा है। जो बार्क के अंदर जो कंप्लेन था, जो घोटाले के को लेकर के जहां बात शुरू हुई थी, वो आज तक का इंडिया टुडे चैनल का नाम था। यही परमवीर सिंह जो चक्कर काट रहा है कोर्ट के और जिस शख्स ने गिरफ्तार किया था सचिन वाजे जेल के अंदर है। तो ये दर्शक और टेलीविजन चैनलों की क्रेडिबिलिटी का सवाल था और इस युद्ध में अर्नब गोस्वामी जीता और साजिश करने वाले वो हार गए। जी, यानी कि मतलब साफ है कि जिस तरह से रिपब्लिक नेटवर्क बार की लिस्ट में नंबर 1 स्थान पर आया है, उससे रिपब्लिक नेटवर्क की क्रेडिबिलिटी तो साबित हुई ही, साथ ही अर्नब गोस्वामी का ये उद्धव सरकार को जोरदार तमाचा भी साबित हुआ है। अगली खबर पाकिस्तान पर। जल्द ही इमरान खान को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इमरान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विपक्षी दलों के साथ अब सहयोगी दल भी शामिल होते दिख रहे हैं। स्पीकर परवेज इलाही ने कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल पीटीआई के सभी सहयोगी दल 100%
100% विपक्ष की ओर झुके हुए हैं, जिससे इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 172 सदस्यों की मुहर चाहिए, लेकिन इमरान खान के पास संख्या की कमी होती दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब, इमरान खान का तो अब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, तो अब क्या करेंगे खान? देखिए, 2 दिन पहले हमने इस खबर के ऊपर डिस्कशन किया था। हमने बताया था किस तरह से 342 के तहत जो अभी वर्तमान इमरान खान की जो गठबंधन है उसके पास 179 सीट्स थे, 179, एक खाली है, मतलब 341 सदस्य हैं टोटल नेशनल असेंबली में। लेकिन ये जो 179 का बहुमत इमरान खान लेकर के बैठे हुए हैं, उसमें 17 सदस्य, 17 एमपीज गठबंधन के हैं। और अब खबर ये आ रही है कि ये 17 चले जाएंगे किधर? विपक्ष की साइड में। मतलब 172 चाहिए और इमरान खान के पास बचेंगे सिर्फ 162, मतलब सरकार जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, सरकार इसलिए नहीं जा रही कि कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट में दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान में सरकार में वही रहता है जिसके पीछे आर्मी होती है। अगर ये जो छोटी छोटी पार्टियां वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि आर्मी के आदेश पे ही ये सारा कुछ हो रहा है। और इसलिए जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से बौखलाए से नजर आ रहे हैं इमरान खान, अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के दिन ये अब चांसेस बहुत ही ज़्यादा इस बात की हो गई है कि इमरान खान की कुर्सी अब हिलने वाली है। वो उनकी सरकार के जाने का वक्त अब आ गया है। यानी कि जिस तरह से परवेज इलाही ने यह साफ किया है कि इमरान खान की पार्टी में शामिल सहयोगी दल विपक्ष की ओर 100% झुक गए हैं, उसके बाद अब इमरान की कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।